Hi everybody, it's you versus you, always has been, always will be. Today is 29th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics in about 40-45 minutes of time. How you perceive conflict in the moment and after some time. See, एक लाइफ हैक है. When angry, count 10 before you speak. If very angry, 100. बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, हम गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, एक्शन हो जाता है. लेटर ऑन वी रियलाइज कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो द पॉइंट इज हाउ यू परसीव कॉन्फ्लिक्ट. ऑलवेज टेक अ ब्रेक. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. 1st ऑफ जनवरी से हम ये फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और क्लास टाइमिंग में भी वी विल स्टार्ट वन न्यू मॉर्निंग स्लॉट एज वेल. तो एक मॉर्निंग स्लॉट रहेगा और एक इवनिंग स्लॉट भी रहेगा. ओके, सो 1st ऑफ जनवरी से वी विल मेक दीज चेंजेस. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Hedonistic का मतलब है सुखवादी है, engaged in the pursuit of pleasure, sensually self-indulgent है. Jettison मतलब throw और drop from an aircraft or ship, discard करना, dump करना, disposal करना. Populace का मतलब होता है आबादी, population, inhabitant, residents. Impish मतलब शरारती है, मिस्चीवियस है. Camaraderie का मतलब होता है भाईचारा, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, फेलोशिप. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. camaraderie, impish, populace, jettison, hedonistic. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 219. टर्किश कैलिफेट का जो मिस ट्रीटमेंट हुआ था, ह्यूमिलिएशन हुआ था बाय द वेस्ट ब्रिटिशर्स, उसके बैकड्रॉप में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जिसको बोला गया था खिलाफत मूवमेंट. 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट साइन किया था. एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट किया था कैलकाटा में 1916 AD. स्वराज्य पार्टी एस्टैब्लिश किया था मोतीलाल नेहरू जी एंड CR दास जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप हुआ था. 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच. आज के सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? द रॉयल टूम्ब ऑफ गोलकोंडा, द स्नेक चार्मर एंड द क्वींस राइवल. ये पोएम्स किन ने लिखी है? वेयर वॉज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड? Who was the founder editor of the famous newspaper Kesari during the national struggle? Abhinav Bharat was founded in 1904 as a secret society of revolutionaries by whom? So ये 5 सवाल है आज के लिए. ये कल सीसेट के जो सवाल थे, बड़ा आसान सा सवाल था. इसका जो सॉल्यूशन है ये मैं नेक्स्ट डे जब PDF शेयर कर रहा हूँ तो उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ. जस्ट गो थ्रू इट, दिस इज ईजी. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सिमिलरली ये ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था हमें इस रेंज का, रिमाइंडर ऑफ 3. सो दैट नंबर इज 1083. सिमिलरली आज के सवाल है, रीड इट केयरफुली और बताइए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन है, पाई चार्ट का है. अगेन रीड इट केयरफुली एंड टेल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम A. अब ये है आंसर राइटिंग. सो आज का पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन FDI सेक्टर इन इंडिया. FDI सर्विस सेक्टर में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है, या फिर इनमें भी किस सब सेक्टर में FDI ज़्यादा आ रही है? गवर्नमेंट किन सब सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है? इसका लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट ट्रेंड जो है उस पर एक नोट तैयार करिए. फॉर एग्जांपल, किन कंट्रीज से ज़्यादा FDI आ रही है? FDI क्यों ज़रूरी होता है? FDI और FII में क्या डिफरेंसेस होते हैं? लेटेस्ट हम क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इंडिया में FDI को एनकरेज करने के लिए, FDI को प्रमोट करने के लिए? सी, आंसर राइटिंग हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर राइटिंग नहीं करते हैं कि एक बहुत फैंसी सा मेंस लेवल का क्वेश्चन दिया, अब आप उस पर प्रिपेयर करो. वो इतना यूटिलिटी नहीं है अभी इस स्टेज ऑफ टाइम पे. इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे जब हम अभी थ्रू आउट द ईयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम डेली 2 to 3 पेजेस लिखें हैंड रिटन, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो चल रहा है उस पर हम साइमल्टेनियसली सेल्फ रिटन नोट्स भी तैयार करते हुए चले.
सो दैट इज वाई वी डू दिस एक्सरसाइज। इससे एक डिसिप्लिन आता है। डेली आप 2-3-4 पेजेस लिखते हो और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाते हैं। इसकी यूटिलिटी जब एग्जाम आएगा तब यू विल रियलाइज। कैन पीपल सेव नेचर यूजिंग टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रॉय इट? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। अब इसमें दिमाग लगाइए। टेक्नोलॉजी से क्या हम नेचर को, जो चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आ रहा है, उसको हम सेव कर सकते हैं या फिर हम उसको और एक्सेलरेट कर देंगे? बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी है। जैसे हम आर्टिफिशियल सन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर इंजीनियरिंग रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं कि सनलाइट वापस स्पेस में चले जाए सो दैट ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो। सिक्विस्टरेशन की बात करते हैं, टोकामैक इज देयर। सो कैन पीपल सेव नेचर यूजिंग टेक्नोलॉजी या फिर डिस्ट्रॉय इट? प्रिपेयर अ व्यू पॉइंट ऑन दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सबमिट कर सकते हैं वेबसाइट में। कमेंट सेक्शन में भी आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। सो दिस इज 29th of December 2022। वी यूजुअली फॉलो +2 साइकिल। जैसे आज का सवाल है तो 2 दिन बाद हम उसको डिस्कस करेंगे यूजुअली। अब सी ये सोशल मीडिया अपडेट है। दिस इज अगेन रियली ऑसम। ये है वल्लम कल्ली। अब देखो ये बोट रेस है, ये बोट रेस है। तो वल्लम कल्ली होस्टेड है इन बिटवीन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर। ये है अरनमुला। दिस वल्लम कल्ली ये बड़ी पॉपुलर है, केरला की है। स्नेक बोट टाइप होता है, ये स्नेक बोट होता है और इस फेस्टिवल को बोलते हैं वल्लम कल्ली। तो यहाँ बोट्स होती है 30 to 60 मीटर लॉन्ग होती है और उसमें ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पीपल रहते हैं और साइमल्टेनियसली एज अ टीम वो वर्क करते हैं अपनी बोट को जिताने में। तो दीज आर गेम्स ऑफ इंडिया, गेम्स ऑफ इंडिया। द स्नेक बोट रेस होस्टेड एट दिस अलापुजा, बिगेस्ट स्नेक बोट रेस है और इसमें बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो दिस इज वल्लम कल्ली। आज का जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा सवाल बनते हैं, बजाय आप बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल चीज़ों को देखो। तो कोर सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये सारे जो न्यूज़पेपर के सेशंस होते हैं, इस पर आप रेगुलर रहो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। देन जैसे ये मांडू उत्सव है। मांडू उत्सव क्या है? ये सिटी ऑफ जॉय है मांडू। और मांडू उत्सव में बहुत अच्छे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रीजनल फूड फेस्टिवल, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ये सब 3 दिन के फेस्टिवल में यहाँ हो रहा है। तो एक यूनिक लेगेसी है, सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर आते हैं। दिस इज सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल। अब ये कहाँ पर हो रहा है? दिस इज इन गोवा। So Sunburn has established India as a premier dance festival destination for the world by bringing together prominent international and national performance. तो यहाँ पर thousands of dance music fans throughout the nation and abroad यहाँ पर आ रहे हैं। So this is Sunburn Music Festival, Sunburn Music Festival गोवा में ये अभी होगा। Then look at this temple. ये है बैजनाथ टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल, एंशियंट एंड हिस्टोरिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो ये केवल 16 किलोमीटर दूर है कौसनी से। बैजनाथ एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, गोमती रिवर पे है ये, उत्तराखंड। देन लुक एट दिस टेम्पल, ये भी बहुत न्यूज़ में है अभी, यूनेस्को। दिस इज रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल। तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रुद्रेश्वर है, रुद्रेश्वर, रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना है। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, थ्रू आउट ये कार्व्ड है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्टनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड स्पेस है। और दिस इज स्कल्प्टर रामप्पा जिन्होंने इसको बिल्ड किया था। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेटेस्ट है। दिस इज रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना। अब ये हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। आज एग्जाम फैक्ट सीरीज में सिखिज्म के बारे में भी आई हैव शेयर्ड सर्टेन एग्जाम फैक्ट्स। गो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ ये सारी पीडीएफ्स आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती है, तो वी ऑनर द मेमोरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी ऑन दिस पायस ओकेशन ऑफ प्रकाश पूरब, प्रकाश पूरब, एंड बो डाउन टू हिज अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में। सो इस तरीके से हमारा न्यूज़पेपर भी थोड़ा एनरिच हो जाता है। हम बहुत सारे दूसरे सेक्शंस हैं, दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन है, वो भी हम कवर कर लेते हैं, जैसे वोकैबुलरी, एग्जाम फैक्ट्स, या फिर क्विज, या फिर सोशल मीडिया में जो हमारे न्यूज़ से रिलेटेड, एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब ये द हिंदू है। अब सी, फाइटर जेट्स टू लैंड ऑन एपी हाईवे, इंडियन एयरफोर्स का ये एक ड्रिल हुआ। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने सेव किया इंडियन मार्केट्स, तो एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल टर्बुलेंस है, तो इंडियन इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। कोविड का स्पाइक हो सकता है जनवरी में, बट ऐसा कुछ वेव नहीं आएगा, ऑफिशियल ने कहा। अगेन
वी डोंट नो कोविड, वी डोंट नो कोविड किस डायरेक्शन में जाएगा, हमें प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस रखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए अनलाइकली है, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी पहली 2 वेव्स आ चुकी है, डेल्टा वेव एंड ओमिक्रॉन वेव। सो पॉसिबली इंडिया में इतना ज़्यादा डिजास्टरस नहीं होना चाहिए, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। पैसेंजर्स जो आ रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से, उनका हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जीनोमिक सर्विलांस भी कर रहे हैं। जो कोविड-19 है ये वायरस है, वायरस मतलब दिस इज लिविंग एज वेल, लिविंग मतलब ये म्यूटेट होता है, तो हमें जेनोमिक सर्वेलेंस करना ज़रूरी है कि कोई वेरिएंट ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न तो नहीं डेवलप हो रहा है। देन ये BF.7 वेरिएंट है जो चाइना में कहर ढा रहा है, और लेट अस सी, इसमें स्पेकुलेशंस नहीं करना चाहिए, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, रिलीफ फ्रॉम कोल्ड फॉर नाउ, इंटेंस चिल आएगा जनवरी में भी बहुत ठंड आने वाली है, यहाँ पर ऐसी बात है। देन विल वर्क ऑन वॉर फुटिंग टू क्लियर लैंडफिल्स, अब सी जैसे ये ओखला लैंडफिल है, ऐसे दिल्ली में बहुत सारे दिस गार्बेज कचरे के पहाड़ है। G20 की मीटिंग भी है, हम इसको क्लियर करने का अभी ट्राई कर रहे हैं। ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाता है ना बाय द गवर्नमेंट, इस लैंडफिल को क्लियर करने का जो भी मेथोडोलॉजी होगी, इसको हम बड़े केयरफुली देखेंगे, और ये हमारे पास एक रेडीमेड सॉल्यूशन होगा, टेम्पलेट होगा। इन फ्यूचर हमें आंसर राइटिंग में जहाँ भी केस स्टडी लिखना है, हम इस केस स्टडी को लिखेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से लैंडफिल को उन्होंने क्लियर किया, बिकॉज ये वेस्टेज प्रॉब्लम है ना, ये दिल्ली नहीं, ये हर शहर में है। सो वी विल यूज इट लाइक अ टेम्पलेट, केस स्टडी की तरह यूज करेंगे दिल्ली का टेम्पलेट। देन G20 की मीटिंग भी है, पब्लिक ड्रिंकिंग का स्पाइक हुआ सिटी में, और ये है टर्निंग टाइड सी, ग्लोबल डिमांड कम हो रही है बिकॉज वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसी आ रही है, तो एक्सपोर्ट डैम्पन हो रहा है। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी स्लाइडिंग ग्लोबल डिमांड है और ये हर्ट कर रही है। इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट रिबाउंड हुआ है 17% डिप से, बट अगेन डार्क क्लाउड्स आर देयर। कमोडिटी प्राइस भी अब थोड़ा कम हुआ है बिकॉज फ्यूल भी कम हुआ, इंपोर्ट बिल भी कम हो रहा है इससे। बट द पॉइंट इज कि जो एक्सपोर्ट है वो जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वो अभी नहीं है, और ये कॉज ऑफ वरी है। इंपोर्ट बिल कम हो रहा है बट एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट मतलब पैसे कमा रहे हैं, इंपोर्ट मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं। तो पैसे हम कम खर्च कर रहे हैं विच इज ओके, बट द पॉइंट इज पैसे भी और कमाने चाहिए, दैट इज वी नीड टू डू मोर एक्सपोर्ट्स। A part of the import bill dip was triggered by lower non-oil cargo, signaling slowing domestic demand। मतलब हम जो इंडिया में फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है, कम क्यों हो रहा है? बिकॉज डिमांड नहीं आ रही है, इकोनॉमी में भी थोड़ा लेथार्जी नज़र आ रहा है, और इसलिए हमारा इंपोर्ट भी कम हो गया और इससे इंपोर्ट बिल भी कम हो गया। बट अगेन रीज़न अगर देखें तो विच इज़ नॉट राइट कि हमारी डिमांड कम हो रही है इसलिए बिल कम हुआ। नॉन-ऑयल एक्सपोर्टर्स परफॉर्मेंस इज ग्रेटर वरी, बट एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ नहीं रहा है, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। दिसंबर ये जो टाइम है ये पेंट अप डिमांड का भी टाइम है, फेस्टिवल्स का टाइम है। तो फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स में हम काफ़ी सारी परचेजेस करते हैं, डिमांड टेम्परली स्पाइक भी होता है। बट अगेन द पॉइंट इज फंडामेंटल्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमी के। केयर रेटिंग ने भी यही बताया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिया का ट्रेडिशनली अच्छा होता है। इंडिया यूजुअली क्या हुआ, 1991 LPG आया, तब हमने सर्विस पे ज़्यादा ध्यान दिया और एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कम ध्यान दिया। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा पीछे हो गया, बट सर्विस में वी हैव डन रियली गुड। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम किया आफ्टर डेंग जियोपिंग रिफॉर्म्स। सो द पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट कम है, बट यूजुअली हमारा सर्विस का एक्सपोर्ट अच्छा होता है, जैसे IT सर्विसेज वगैरह। और रेमिटांस आ जाता है, कल हमने रेमिटांस देखा था, बाहर विदेश से पैसा माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया भेजते हैं। तो दिस एक्ट्स एज अ कुशन, ये कुशन की तरह काम करता है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बेटर होता है, गुड्स ट्रेड का जो इम्बैलेंस है वो करेक्ट होता है, और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी से हम थोड़ा सेफ गार्ड होते हैं। बट हम बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे रिलाई नहीं कर सकते, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ले ऑफ भी चल रहा है, ग्लोबल ग्लूम है, डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स भी इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। तो द पॉइंट इज कि दिस इज द टाइम कि हम अपनी फंडामेंटल्स जो मैक्रो इकोनॉमी है वहाँ पे भी वर्कआउट करें। देन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, टैक्स रिफंड स्कीम्स हैं, तो इससे क्या हुआ, जैसे ड्रग्स एंड केमिकल्स जो हैं ये इसमें इंक्लूड किया गया, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, आयरन ओर, स्टील एट्सेट्रा।
फिर मार्केट रियलिटीज़ ये है कि चैलेंजेस जो हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के, उसमें अभी भी टर्मोइल है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल डायनामिक्स, जियो पॉलिटिक्स अभी फेवरेबल नहीं है। वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, चाइना, इनका भी ट्रेड में, ग्लोबल ग्रोथ ट्रेड में थोड़ा राइज हुआ है, फिर स्लो भी हुआ है, देन अगेन दे आर डूइंग गुड। ये जो वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, चाइना का जो लॉस हुआ उससे इन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इनको प्रॉफिट हुआ है। चाइना का काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इस जगह इन कंट्रीज में डाइवर्ट हुआ है। तो द पॉइंट इज, दिस इज द टाइम इंडिया फंडामेंटली चीज़ों को करेक्ट करे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पे हम ध्यान दें। लेबर्ड वेजेस, यहाँ एमजी नरेगा की बात है। एमजी नरेगा में 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है नॉन स्किल्ड वर्क को एवरी हाउस होल्ड एडल्ट मेंबर, और ये उनके घर के आसपास के एरिया में ही रहता है। अगर वर्क नहीं मिलता है, बिकॉज दिस इज अ राइट टू वर्क, तो आपको कॉम्पनसेशन भी मिलता है, आपको भत्ता उसका मिलेगा। बट द पॉइंट इज, ये जो पैसा है ये टाइम पे रिलीज नहीं होता, तो क्या ये अनएथिकल है? एमजी नरेगा में कुछ राज्यों में ये ऑब्जेक्शन आया, प्लस डिले एक क्रोनिक प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, बिकॉज जो लाइक हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो डिपेंडेंट है डेली वेज पे, उनको अगर थोड़े दिन पेमेंट डिले हो गया तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है। सो द पॉइंट इज, पुअरेस्ट रूरल हाउस होल्ड वॉज अ बून ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर। एमजी नरेगा एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। सो द पॉइंट इज, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये सेफ्टी नेट था, कोविड-19 डिफिकल्टी में ये सेफ्टी नेट था, तो टाइम पे पेमेंट होना ज़रूरी है। प्रोसीजरल डिले हो जाता है कई बार, बिकॉज जो भी वर्क हुआ है उसका रिपोर्ट्स, फाइल्स वगैरह फाइल करनी पड़ती है, उसमें डिले हो गया तो फिर क्या होता है, टाइम पे फंड्स रिलीज नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, फ्रिक्शंस होते हैं, तो फिर स्मूथली वर्क नहीं हो पाता। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द स्कीम शुड बी लाइक दिस कि हम जो डिले है, अननेसेसरी डिले है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक या प्रोसीजरल या स्ट्रक्चरल डिले है, उसको मिनिमाइज करें। कई बार टेक्निकल सपोर्ट नहीं हो पाता, स्मार्टफोन जो डिजिटल है उससे अवेयर्ड नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की डिफ़िकल्टी आ रही है, प्लस वहाँ पे डिजिटल साइनिंग नहीं हो रहा है, सोशल ऑडिटिंग नहीं हो पा रहा है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स डिले जो होता है, जैसे अभी एमजी नरेगा में अटेंडेंस भी मैंडेटरी कर दिया गया था, विच इज़ नॉट राइट। एमजी नरेगा नीड्स टू इवॉल्व वाइल कीपिंग इट्स कोर आइडिया ऑफ डिमांड ड्रिवन वर्क अलोकेशन इंटैक्ट, बिकॉज जो बर्डन आता है बेनिफिशियरी में डिले से, वो काफ़ी जेन्युइन है। यहाँ बात है नेपाल पॉलिटिक्स की। सी, एज अ पॉलिसी हम जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ है, इनके इंटरनल मैटर पे हम बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करते हैं। यहाँ नेपाल में जिस तरीके का अभी पॉलिटिकल टसल चल रहा है, अभी पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज भी हुआ है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है। बट वी कीप अ टैब, बिकॉज नेपाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री और हमारे बायलैटरल टाइज भी है। सो जियो पॉलिटिक्स में हम एक नज़र रखते हैं कि नेपाल में किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं। इट इज़ एट टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेपाल पॉलिटिशियन स्टार्ट लुकिंग फॉर द कन्वीनियंट स्केपगोट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हर कंट्री में होता है, डोमेस्टिक ऑडियंस को एक अलग नैरेटिव बताया जाता है, जबकि जो एक्चुअल और ट्रूथ होता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। जैसे कई बार बच्चे भी करते हैं, स्कूल में कैसा हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ, दिस एंड दैट हुआ, जबकि हो सकता है उनको स्कूल में पनिशमेंट मिला हो। सो दिस हैपन्स। तो अक्सर क्या होता है, नेपाल में भी अगर ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, तो उसका सारा जिम्मेदारी फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर डाल दी जाती है। बिकॉज ऑफ दीज फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ ये डिफिकल्टी आ रही है, तो ऐसे स्केपगोट बनाया जाता है फॉरेन इंटरफेरेंस को। तो इंडिया को इससे केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज इससे पब्लिक जो परसेप्शन है इंडिया का, वो नेपाल में डोमेस्टिक ऑडियंस में रॉन्ग सेट हो जाता है। तो एट टाइम्स जो लीडर्स होते हैं वो अपनी इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंसी को हाइड करने के लिए फॉरेन इंटरफेरेंस का नाम डाल देते हैं। तो अभी के चुनाव में ऐसा नहीं था, बट ये एक टेंडेंसी रही है। प्लस जैसे नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें अक्सर ये चार्जेस लग गए कि इंडिया इंटरवीन कर रहा है। कई बार इंडिया और नेपाल जैसे ओपन बॉर्डर है, फ्री मूवमेंट हो रहा है, कई बार जो करेंसी नोट्स हमने बैन कर दिए, ये एक पॉइंट ऑफ लाइक डिफिकल्टी हो गया था। तो द पॉइंट इज, इंडिया को बहुत केयरफुली वर्क करना चाहिए कि वहाँ जो परसेप्शन है, जो सेंटिमेंट्स हैं लोकल्स के, वो अगेंस्ट इंडिया नहीं हो, क्योंकि इंडिया एक्टिवली यहाँ पे हेल्प भी करता है। सीनियर जैसे यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट है उसमें एट टाइम्स थोड़ा डिफिकल्टी आया है, चाइना के साथ क्लोज ज़्यादा नज़र आई है वो।
अब लेट अस सी रिसेंट ईयर्स में हमने काफ़ी अच्छे से वर्क भी किया है, बिकॉज इंडिया पे एक आरोप ये भी लगता है कि हम बहुत डिले करते हैं, हम बातें करते हैं, अनाउंसमेंट्स करते हैं, बट उसका डिलीवरी नहीं होता, प्रोजेक्ट डिलेज हो जाते हैं। तो हमने फोकस किया क्विक इम्प्लीमेंटेशन में। जयनगर बर्दीबास रेलवे दिस बनाया, देन इसके बाद मोतीहारी दिस ऑयल पाइपलाइन भी इनॉग्रेट किया, फिर पावर जनरेशन भी आगे बढ़ाया। 364 मेगावाट का अभी इतना जून तक इतना हिल्ड एक्सपोर्ट हुआ, नेपाल को अर्निंग हुआ, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। एक अरुण 3 भी एक प्रोजेक्ट है। तो द पॉइंट इज, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमें ये नहीं कि 1960s 1780s 90s में क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है, बट आज की डेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आप अपने आंसर राइटिंग में लिखना, ये दिस 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 एंड दिस। अब द पॉइंट इज कि जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016, नेपाल को काफ़ी डिफिकल्टी हुआ, प्लस रिक्रूटमेंट फॉर द गोरखा रेजिमेंट है अग्निपथ स्कीम में, उनको किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा, ये एक चीज़ है। नेपाल का जो सेंटिमेंट होता है प्राइमरली, नेपाल वांट्स कि हम नॉट लाइक एल्डरली ब्रदर और लाइक बिग ब्रदर टाइप नहीं, वी ट्रीट नेपाल ऑन इक्वल टर्म्स, इक्वल म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और बेनिफिट का रिलेशन होना चाहिए नेपाल के साथ। इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, यहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं और टॉक्स हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अभी तो हम चाइना क्रॉस कर सकते हैं, बट लेटर ऑन वी विल स्टेबलाइज हो जाएगी, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। सवाल ये है, पॉपुलेशन को हमें स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए, लाइक स्टेट वहाँ पे एम्फेसाइज करे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाइक दैट, या फिर इसको जो पब्लिक है उनके चॉइस पे, उन पे जो पॉपुलेशन है उसकी विजडम पे छोड़ देना चाहिए। डेटा ये बोलता है कि स्टेट इंटरवेंशन यूजुअली करेक्ट नहीं होता है। TFR एक टर्म होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब जितने जो पेरेंट्स हैं उनके कितने बच्चे हैं, सो दैट रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ये तकरीबन 2.1% होता है, मतलब पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, बिकॉज पीपल विल डाई, न्यू पीपल आर कमिंग, सो इससे पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। तो इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। ये पैरामीटर अचीव करना ज़रूरी है। जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा, फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल कैन हैव वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, इट कैन क्रिएट अ जेंडर इम्बैलेंस। हमें फोर्सफुल नहीं करना है, जो नेचर का लॉ है, नेचुरल वे है, उस तरीके से आगे बढ़ना है। फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैव नॉट शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन द कंट्री, जहां वो इम्प्लीमेंट हुआ था, जैसे कि चाइना। 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो डिजास्टरस रही है चाइना की, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। चाइना की इवन कोविड पॉलिसी भी बहुत डिजास्टरस रही है। चाइना बहुत तेजी से एजिंग हो रही है वहाँ पर, और न्यू जनरेशन आ नहीं रही है, तो चाइना अभी बहुत डिफिकल्टी में है। प्लस प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसको स्किल्स भी दें, गाइडेंस भी दें, और एक उन्हें एसेट्स की तरह डेवलप करें, स्ट्रेंथन करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारे यहाँ IMR MMR डेटा इज़ नॉट गुड, इसको बेटर बनाएं, और पॉपुलेशन कंट्रोल जो हो उसको नेचुरली ग्रेजुअली जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको ओपन टू पीपल्स विजडम होना चाहिए। अब जापान जैसा केस हो जाता है, जैसे जापान भी बहुत एज हो रहा है। इंडिया में भी अगर देखा जाए प्रेडिक्शन, तो हमारी पॉपुलेशन जैसे आज 1.4 है, दिस विल राइज 1.67 तक जाएगा, बट देन इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग। एक पीक आएगा और फिर इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग। और ऐसा प्रेडिक्शन है कि बाय 2100, जैसे अभी 2022 है, अगले 70-80 साल में ये जो 1.7 का पीक आएगा ना, प्रोबेबली ये वापस लेस देन 1 बिलियन हो जाएगी। 1 बिलियन, बिकॉज पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। लेटर ऑन जो टेंडेंसी भी दिख रहा है, दिस इज पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चाहिए। सो दिस इज दैट, बट अगेन वो फोर्स नहीं होना चाहिए, वो नेचर और जो अकॉर्डिंग टू लाइक पीपल विजडम और नेचुरल सिलेक्शन है वो बेस्ट होता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हेल्प इंडियन मार्केट बैक द ट्रेंड इन 2022। तो यूजुअली सारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो डिफिकल्टी में है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट्स डिपेंड करते हैं यूएसए में टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी है। यूएसए में अगर स्टॉक मार्केट थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, वहाँ का सेंट्रल बैंक एट्सेट्रा, इसका इम्पैक्ट सारे स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिलता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट्स स्पेशली साउथ एशिया का, यहाँ पैसा कहाँ से आता है, सब ईजी मनी आता है यूएसए का, और जहाँ टाइटर मनी यूएसए में हुआ, ये सारा पैसा वापस फ्लो हो जाता है, फ्लाई अवे हो जाता है, हॉट मनी होता है, और इसके बाद जो लोकल साउथ एशिया के स्टॉक मार्केट है वो ब्लीड करने लग जाते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में ऑल दो फॉरेन मनी जा रहा है, बट हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर आजकल कल्चर बन गया है, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन फॉरेन दिस स्टॉक मार्केट्स, सो इससे वो कंपनसेट कर रहा है।
जैसे देखो ये ब्राज़ील का है, इंडिया का निफ्टी 50 है, बीएसई है, शंघाई है, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, हांगकांग, जापान, निकेई, स्ट्रेट्स टाइम, एसटीआई सिंगापुर का है। तो यूजुअली देखो यूएसए का कितना कम हुआ है, नैस्डैक सी कितना कम हुआ है, और डाउ जोन्स भी कितना कम हुआ है 9.14, जबकि इंडिया का देखो 2.87, 2.95, ये दोनों निफ्टी 50 और बीएसई दोनों अप गया है, जबकि यूएस का कम है, हांगकांग का कम है, जापान का 10% तक कम हो गया है सी। तो द रीज़न इज़ कि हमारे यहाँ जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अब काफ़ी पैसा स्टॉक मार्केट्स में पंप कर रहे हैं। अ फेल्ड अटेम्प्ट एट डीक्रिमिनलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे वो गुनाह है बट उसको क्रिमिनलाइज नहीं करो, लाइक सीवियरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल जीएसटी का अगर टाइम पे टैक्स वगैरह नहीं भरा, उसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात थी। तो ऐसे जन विश्वास बिल आया है, जन विश्वास बिल। तो प्रॉब्लम ये है कि 183 वो ऑफेंसेस हैं, तो उनको अननेसेसरी हम डीक्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, हम उनको डीक्रिमिनलाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होगा और लेजिस्लेशन बेटर होगा, ओवरऑल इंडिया को ये हेल्प करेगा, वर्क एटसेट्रा बेटर होगा, कोर्ट्स के ऊपर भी जो बर्डन है वो कम होगा। तो इसमें बहुत सारे लेजिस्लेशंस है जैसे एनवायरमेंट, एयर, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, ट्रेडमार्क्स, सिनेमेटोग्राफ, पेटेंट एक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये बिल है, इस पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। फॉर नाउ वी शुड नो कि जन विश्वास बिल है, इसमें डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है इतने ऑफेंसेस को और ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश है। ये सारे एक्ट्स में जो बहुत सारे प्रोविजंस है वो सिंपल पेनल्टी होगा, क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। ओके, अब बात ये आएगा कि क्या इससे एक्चुअल में जो है दिस ईज ऑफ लिविंग और जो लॉज इम्प्लीमेंटेशन है, पुलिसिंग है, वो बेहतर होगा या नहीं होगा। लेट अस सी। देन व्हाट इज द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट। तो सिगरेट्स को हम डिस्करेज करते हैं बिकॉज सिगरेट्स कार्सिनोजेनिक भी होती है और ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट एंड बर्डन भी होता है। और देखिए लांसेट की रिपोर्ट है 7 मिलियन एनुअल डेथ होगी बाय 2030 बिकॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग। तो द आइडिया इज कि हम सिगरेट को कैसे डिस्करेज करें। पहला तरीका तो ये होता है हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं और हम बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और साथ ही साथ हम यहाँ पर दिस वार्निंग साइंस भी देते हैं, स्केलेटन बना होता है लंग्स एंड ऑल की, दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी। अब हम ये कर रहे हैं कि सिंगल स्टिक भी नहीं मिलेगी ताकि सिगरेट खरीदना और मुश्किल हो जाए। आपको हैबिट है, आप सिंगल स्टिक नहीं ले पाओगे तो आपका खर्चा भी बहुत होगा। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काइंड ऑफ सिन टैक्स लगा रहे हैं। व्हाट इज सिन टैक्स, बताइए व्हाट इज सिन टैक्स। सो द पॉइंट इज कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं कि हम सिगरेट के यूज़ को कम करें। Then this is putting off caste censors. Know your English में these are words, French words दिए हुए हैं, not important. Then word of the day है fiend, इसका मतलब है क्रूअल है, wicked है, inhuman person है, demon है, monster है, devil है। Police to look into veracity of power of attorney. Court insist on triple test rule for OBC quota. G20 campaign है, digital innovation. देन एयर सुविधा है। आफ्टर 2020 कोविड का ब्लिप, रोड फैटेलिटीज़ फिर से बढ़ रही है। रोड फैटेलिटीज़ बढ़ रही है। देखो न्यूज़पेपर जिस तरीके से हम कवर करते हैं ना, वी कवर द एंटायर न्यूज़पेपर और इतनी अच्छी पूरा रेंज कवर करते हैं, ऑल द पेजेस, एंड दैट टू इन अ वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर, अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करते। सो द वे वी आर डूइंग इट्स रियली गुड। इससे हमारा न्यूज़पेपर भी गो थ्रू हो रहा है और इंपॉर्टेंट सारी न्यूज़ हम पिक करते हुए चल रहे हैं। एकलव्य, बहुत सारी न्यूज़ में डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। एकलव्य टीचर टू रिसीव ट्रेनिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो एकलव्य स्कूल्स और यहाँ के जो टीचर्स हैं ये ट्राइबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कंप्यूटर साइंस और ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। MG नरेगा है, दार्जिलिंग है। चाइनाज पाइवट इन कोविड प्लान स्पार्क्स जिटर्स वर्ल्ड वाइड। बांग्लादेश की पहली मेट्रो अभी इनॉग्रेट हुई है, ढाका में है। ढाका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, तो इसके कारण काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ये मेट्रो स्टार्ट हो रही है, विच इज़ रियली गुड। ये है मॉन्स्टर स्टॉर्म, दिस इज मॉन्स्टर स्टॉर्म जो यूएस में आ रहा है, इसको मैं आगे बताता हूँ। नेतन्याहू की गवर्नमेंट इज बैक इन इजराइल और वेस्ट बैंक इनकी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो दिस इज वेस्ट बैंक है और एक है गाजा स्ट्रिप। आज जैसे टेलीग्राम क्विज भी था, इजराइल के आसपास के सारे नेबरिंग कंट्रीज हमें बताने थे। तो जो सिप्रस है ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ।
Then this is Reliance Jio introduces FDIC. FDI सर्विस सेक्टर में तो ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें बेहतर करना चाहिए FDI. तो इसी पे बेस्ड आज आपका आंसर राइटिंग सेशन भी है, डू इट. सिविल एविएशन में वी शेप्ड रिकवरी हो रही है. ये वी शेप्ड का मतलब क्या होता है? वी शेप्ड रिकवरी. और के शेप्ड क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वी एंड के. देन दिस इज कॉल ड्रॉप क्वालिटीज, कॉल ड्रॉप सर्विस क्वालिटी नॉट गुड, DOT ने बोला. देन GST, टोयोटा इनोवा, एंड दिस इज स्पोर्ट्स. ओके, सो ये तो हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर. और ये है मॉन्स्टर स्टॉर्म. सी, ये जो एरिया है ना USA का, ये देखो नॉर्थ में, टेम्परेट ऊपर की तरफ है, इक्वेटर से काफ़ी ऊपर है. यहाँ पे अभी बहुत ठंड हो रहा है, बहुत मॉन्स्टर स्टॉर्म टाइप सिचुएशन बन रही है. तो व्हाट इज बॉम्ब साइक्लोन? बॉम्ब साइक्लोन, तो बॉम्ब साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया होता है. लो प्रेशर एरिया होता है, अचानक बहुत लो प्रेशर एरिया हो गया तो वहाँ पर जैसे 24 मिलीबार तक का प्रेशर कम हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर हो गया. अब बाकी जो आसपास की विंड्स हैं वो इसको भरने के लिए, लो प्रेशर को फिल करने के लिए इस तरफ बहेंगी और फिर कर्व एंड स्पाइरल, और यहाँ पर साइक्लोन डेवलप हो जाएगा. तो ये जो स्टॉर्म है बॉम्ब साइक्लोन, ये एक हैवॉक क्रिएट कर दिया USA कनाडा में और इसको ऐसा नाम दिया गया है. तो इट इज़ नॉट कॉमन, बट ये बड़ा पावरफुल होता है, बहुत तेज़ी से विंड्स है, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस इज यूज 24 मिलीबार. तो बहुत तेज विंड ब्लो होगा. विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इससे हैवी स्नो, रेन और बहुत सारा एरिया में डिजास्टर हो रहा है. अब स्टॉर्म्स भी होगा बिकॉज यहाँ पे एयर मास कोलाइड करेंगे. हाई प्रेशर एयर है और एयर कोलाइड हो रहा है, लो प्रेशर एयर कोलाइड हो रहा है. तो इससे क्या होगा? एयर फ्लो भी क्रिएट होगा, एयर फ्लो भी क्रिएट होगा. और फिर क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस होगा, ग्रेडियंट बनेगा और दो एयर मासेस के बीच में. और फिर क्या होगा? दिस लाइक और वहाँ पे दिस बॉम्ब जेनेसिस होगा और दिस क्लाइमेट डिटीरियोरेट होगा. जो विंड है वो और सीवियर होगा, विंड सीवियर होगा, और दिस जो ठंड है वो भी ज़्यादा होगा. तो रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है? साइक्लोनिक इफेक्ट आता है. साइक्लोनिक इफेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है साइक्लोन, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो होता है एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो पार्ट ऑफ US है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो इस तरीके से ये ग्रेट लेक्स के ऊपर बहुत आर्कटिक एयर भी आ रही है, पोलर वोर्टेक्स बन रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है. तो यहाँ फ्रंट बन रहा है, दो डिफरेंट एयर मासेस हो रहे हैं. एयर मासेस क्या होता है? अगर एयर का एक पॉकेट बहुत देर तक किसी जमीन के ऊपर स्टैग्नेंट होता है तो वो उस जमीन की पूरी क्वालिटीज को एक्वायर कर लेता है. तो दिस इज वन एयर मास. टू डिफरेंट एयर मासेस आर कोलाइडिंग और दैट इज वाई सच टाइप ऑफ वेदर फिनोमिनन यहाँ पर हो रहा है. ओके, तो ये एरिया है जहाँ पे मॉन्स्टर स्टॉर्म बना हुआ है. दिस इज बे एरिया, यहाँ ऊपर कनाडा है, दिस इज USA. ओके, सो ये तो हो गया द हिंदू न्यूज़ पेपर. देखो आई विल शो यू विद दिस द हेल्प ऑफ दिस गूगल अर्थ. सी, यहाँ पर इस एरिया में अब देखो ये ऊपर की तरफ कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो ये जो लेक एरिया है, लाइक ये पूरे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, शिकागो, मिशिगन, टोरंटो, उधर कनाडा आ गया, दिस इज एवरीवेयर यहाँ पर दिस डिफिकल्टी आ रही है. तो दिस इज बॉम्ब साइक्लोन. ओके, अब हम आते हैं आपके आंसर राइटिंग सबमिशन में. तो देखिए यहाँ पे नोट तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सी, ये एक बड़ा अच्छा PDF कंपाइलेशन है, इलेक्शन, UPSC, SPSC. ऑल्दो मैंने लक्ष्मीकांत भी यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड हमने पढ़ा सारा, लाइन बाय लाइन, बट ये बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है. आफ्टर रीडिंग दैट बुक आपको इसे कंपाइल करना था. अब देखो फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि आपने जो पढ़ा उसको बैंक किया या नहीं किया. इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आफ्टर टॉकिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स केवल पढ़ते जाते हैं, बैंक नहीं होता है, वो उसको लिख के कंसोलिडेट नहीं करते. और अगर आपने लिख के कंसोलिडेट नहीं किया तो उसकी यूटिलिटी भी नहीं होती है. तो फ़र्क पता है, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट में ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ सबसे अच्छी बात होती है, एक तो वो बात मानता है, ग्लास इज फुल वाला एटीट्यूड नहीं होता. जब टीचर आपको बता रहा है इसको एक बार लिख के देखो, तो आपको लिखना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा. आप सोचते हो इसको बाद में ऐसा कर लेंगे ना, वो बाद नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ आपको. तो पॉइंट इज, इस होमवर्क को करना चाहिए था आपको, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ये अभी बहुत बेनिफिट करेगा अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम में. तो सी, तो ऐसा लिखना ज़रूरी है, आपको लिखना ज़रूरी है और इसको शेयर भी करो. इससे एक अच्छा रूटीन बनता है, डिसिप्लिन बनता है, ओवरऑल पढ़ाई ऑन ट्रैक रहती है. इस एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट है जो प्रोसेस है इसकी, डिसिप्लिन से, मोटिवेशन से पढ़ना थ्रू आउट द ईयर. दिस इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट. अदरवाइज दिस एग्जाम, दिस सिलेबस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. ओके, सी,
और लिखना ज़रूरी है बिकॉज प्रीलिम्स हर साल स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अभी फिर क्वालिफाई करेंगे। बट द पॉइंट इज व्हाट अबाउट मेंस, व्हाट अबाउट मेंस, और मेंस के ही मार्क्स क्वालिफाई होते हैं, मेंस के ही मार्क्स काउंट होते हैं। ओके, तो लिखना ज़रूरी है। दिस इज प्रियंका। प्रियंका बहुत अच्छे से, देखो कितने अच्छे से ये पूरा आपने लिखा। अब चीज़ें ना लिखने से याद हो जाता है, केवल वीडियो देखने से याद नहीं होता, आप उसे लिख के हाथ से देखो, चीज़ें आपको याद हो जाएगा। तो इट वॉज सच अ गुड एक्सरसाइज, सच अ सिंपल एक्सरसाइज कि आपको ये पूरा 15-20 जो बॉडीज है इसको कंपाइल करना था, दैट्स ऑल। सिमिलरली देखो कामिल ने भी देखो कितना नीट एंड क्लीन वर्क है। अब देखो हर स्टूडेंट का अप्रोच अलग होता है, कामिल का अप्रोच इज डिफरेंट। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऐसे बताया, यूपीएससी इसी से सवाल आएगा और आप उसको करेक्ट कर दोगे। देखो कितना अच्छे से ये सारे 1 by 1 पॉइंट्स बता दिए, यहाँ पे टैबुलेट भी कर दिया, फैंटास्टिक, दिस इज वेरी गुड। आपका मंथ्स का है ये टॉपिक, इस पूरे टॉपिक्स को कवर करने पे महीने लग जाते हैं, आपने एक सिंपल इसको 2-4 पेज में कंपाइल कर लिया, वेरी गुड। सिमिलरली मारुति कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बताया और 1 by 1 देखो सारा यहाँ पे रिवाइज कर लिया, इसी से सवाल आएंगे, आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वेरी नाइस। दीपाली दिस इज रियली गुड, क्लासिफिकेशन किया, थोड़े डिटेल में बता दिया व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर ये सारी बॉडीज 1 by 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, एक्सीलेंट वर्क, दिस इज रियली गुड, सी वेरी नाइस। सिमिलरली अमरजीत, अब अमरजीत ने देखो कितना अच्छा विजुअल्स बनाए हैं यहाँ पे, आर्टिकल्स दिस यूपीएससी एसपीएससी, तो सी कितने अच्छे शॉर्ट कंसाइज नोट्स बन गए, वेरी नाइस। सिमिलरली चंदन ने भी देखो कितना अच्छे से वर्क किया, पूरा एक टेबल में ऐसे बना लिया, इसको अपने डेस्क में चिपका दो, ये सारी चीज़ें अब आपको याद रहेगी। समीर ने बंगाली में लिखा है, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, विल होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, नियत होनी चाहिए आंसर लिखने की, तो भाषा कंटेंट कोई बैरियर नहीं है, द बैरियर इज लाइक विल पावर। कोई बात नहीं, यू आर डूइंग रियली रियली गुड, इस तरीके से आप कंटिन्यू करो, इसको कंप्लीट जरूर करना। मोना देखो, मोना ने भी कितना अच्छे से लिखा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है ये सारे पहले 12-13 बॉडीज बता दी, फिर इसको टैबुलेट भी कर दिया। सी इसमें इतना दिमाग लगता है ना इसको बनाने में, और चीज़ें याद हो जाती है, और वही पर्पज था हमारी इस एक्सरसाइज का, वेरी नाइस, वंडरफुल। सी सारे 1 by 1 आपने एक्सप्लेन भी कर दिए, वेरी गुड, वंडरफुल। सुंदर ने भी कितना अच्छा टैबुलेट किया ऐसे, वेरी नाइस, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसको डेस्क में लगाओ और टाइम टू टाइम रिवाइज करना है हमें। अदिति इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सारे पॉइंटर्स बता दिए। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे ना वो भी यहाँ पे आप लिख लेना, तो आपको ये बिल्कुल तैयार रहेगा एग्जाम में, इससे गलती नहीं होगी यहाँ पे, है ना। नंदिनी देखो, नंदिनी ने भी कितना अच्छा टैबुलेट किया, दिस इज रियली गुड, वंडरफुल वर्क। अब इसको डेस्क में हमें रखना है ऐसे, दिस इज वंडरफुल, फैंटास्टिक। शुभांगी दिस इज सी सो ब्यूटीफुल, दिस इज अगेन वेरी वेल अरेंज्ड, सी कितना अच्छे से सब कंसाइजली लिखा हुआ है, क्विकली रिवाइज करो, सवाल गलत नहीं होगा। सी कीर्ति ने भी देखो कितना अच्छे से टैबुलेट कर रखा है। सो अगेन द पॉइंट इज यू हैव टू एक्ट, प्रैक्टिस ज्यादा करो, बेस्ट स्ट्रेटेजी कभी नहीं होगी, जो है जैसा है उससे शुरुआत करो, ओके। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। सिमिलरली आप नेक्स्ट का भी अभी आंसर सबमिशन करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।